प्रिय छात्रों एवं प्रिय साथियों, मैं अपने चैनल संस्कृत महाविद्या ऑनलाइन क्लासेस में सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि छात्रों हम कारक एवं विभक्ति प्रकरण के अंतर्गत कर्म कारक के विषय में पढ़ रहे थे कि कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है। कल इससे संबंधित हमने पढ़ा था कि जो कर्म कारक हमारा होता है इसमें 16 धातुएं होती हैं जिनके अंतर्गत द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उन 16 धातुओं के विषय में विस्तृत रूप से चर्चा हम कल कर चुके थे। अब हमारा नेक्स्ट जो सूत्र आता है वो आता है तथा युक्तम चा अनतिसिक्तम, यानी कि जो पदार्थ कर्ता के द्वारा न चाहने पर भी उसके इष्टतम पदार्थ की तरह क्रिया से जुड़े रहते हैं उसमें कर्म संज्ञा होती है। और दूसरा क्या है कि हे ह्री यानी कि ले जाने आदि में भी कर्म संज्ञा होती है। तीसरा अधिसिंग स्थाता कर्मा, यानी कि अधि उपसर्ग पूर्वक सिंह धातु, अधि उपसर्ग पूर्वक सिंह धातु और स्था आस, इन धातुओं में भी कर्म संज्ञा होती है। कौन कौन सी धातुओं में? अधि। दूसरा हमारी कौन सी होती है? सिंह। तीसरा हमारी होती है स्था। और नेक्स्ट हमारी होती है आस। सिंह, स्था और आस। इन धातुओं में क्या होता है कि इन धातुओं में के आधार पर भी कर्म संज्ञक होता है, यानी कि अधि उपसर्ग पूर्वक यदि सिंह, स्था और आस, यानी कि हमारी सिंह नंबर 2 पर स्था और नंबर 3 पर आस, इन धातुओं का प्रयोग किया जाता है तो वो क्या होता है? वह कर्म संज्ञक होता है। जैसे उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं बालकः गृहम् अधिष्ठति। क्या होता है? बालकः गृहम् अधिष्ठति। क्या हो जाता है? बालकः गृहम् अधिष्ठति, यानी कि क्या हो जाता है कि बालक घर को तिष्ठति। बालकः गृहम् अधिष्ठति, यानी कि बालक घर में, अधिष्ठति माने स्थित रहता है, यानी कि बालक घर में है। तो यहाँ पर क्या है? अधि उपसर्ग पूर्वक सिंग, आस, स्था, इन धातुओं में क्या होता है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। एक उदाहरण हम लेते हैं आज का, जैसे नरपः सिंहासनम अध्यास्ते। जैसे नरपः सिंहासनम, नरपः सिंहासनम अध्यास्ते। अब इसमें क्या बताया कि अधि उपसर्ग पूर्वक सिंह, स्था या आस धातु होने पर क्या होता है? उसमें कर्म कारक यानी द्वितीय विभक्ति होती है। नरपः माने राजा सिंहासन पर बैठता है, यानी कि नरपः सिंहासनम, सिंहासनम में इसमें क्या होगी? इसमें हमारा कर्म कारक हो गया, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अधि उपसर्ग पूर्वक कौन सी धातु? स्था धातु होने से इसमें क्या है? द्वितीय विभक्ति होती है, क्योंकि कर्म कारक के अंतर्गत जो हमारा सूत्र बताता है वो कहता है कि यदि अधि उपसर्ग पूर्वक सिंह, स्था और आस धातु आती है तो उसमें हमेशा कर्म कारक यानी कि द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। साथ ही द्वितीय विभक्ति का प्रयोग एक इस प्रकार से भी होता है कि हमारे कुछ वार्तिक के अनुसार देखा जाए कि अभितय, जैसे उपसर्ग पूर्वक तो होता है, लेकिन कुछ ऐसे हमारे शब्द होते हैं जैसे अभितय। दूसरा हमारा क्या है? परितय है। नेक्स्ट हमारा क्या है? समया। नेक्स्ट क्या है हमारा? निक्सा। और नेक्स्ट क्या है? हिरा। निक्सा, निक्सा के बाद हमारा आता है हिरा और हिरा के बाद हमारा आता है प्रति।
इनमें क्या है कि एक वाक्य के अनुसार यदि किसी वाक्य में, जिनमें हम सेंटेंस बनाते हैं, जैसे हम संस्कृत से हिंदी और हिंदी से संस्कृत में परिवर्तित करते हैं, तो उसमें क्या है, अभितय परितय समया निक्षा हा प्रति योग्य अपि। इस सूत्र के अनुसार यदि ये अभितय परितय समया निक्षा हा प्रति इन पदों का प्रयोग किया जाता है तो उसमें क्या होता है, इसमें कर्म कारक द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे अभितय यानी कि अभितय का अर्थ क्या होगा, चारों तरफ। अभितय का अर्थ क्या होगा, चारों तरफ। परितय का अर्थ क्या होगा, परितय का अर्थ होगा सब ओर। परितय का अर्थ क्या होगा, सब ओर। समया, समया का अर्थ क्या होगा, समीप। इसके बाद हमारा कौन सा है, निक्षा। निक्षा का अर्थ भी क्या होता है, समीप या निकट। कुछ भी लिख सकते हैं हम, समीप भी लिख सकते हैं और निकट भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा हिरा। हिरा का अर्थ जो है तथा प्रति, इसमें क्या होता है, और। हिरा और प्रति में क्या होता है, इन दोनों का और, यानी कि किसी की और। तो इनमें क्या है कि इनके योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे अभितय चारों ओर किसी में आ रहा है, परितः सब ओर, समया समीप, निक्षा समीप या निकट, हिरा और प्रति यानी कि और। इन तरह के पदों में भी कर्म कारक यानी कि द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे उदाहरण के लिए हम एक उदाहरण दे देते हैं, ग्रामम अभितः वृक्षा सन्ति। कैसा, ग्रामम अभितः वृक्षः सन्ति। ग्रामम अभितः वृक्षः सन्ति यानी कि गांव के चारों ओर क्या है, वृक्षा माने वृक्ष, सन्ति माने हैं, यानी कि गांव के चारों ओर वृक्ष क्या है। अभितः का अर्थ क्या होता है, चारों तरफ, यानी कि जब हम गांव में देखा तो उसके चारों तरफ क्या है, चारों तरफ उसके वृक्ष है। तो ग्रामम अभितः वृक्षः सन्ति, तो यहाँ पर अभितः आ गया, तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारा इसमें क्या है, कर्म कारक द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। एक उदाहरण हम लेते हैं निक्षा का। निक्षा का उदाहरण में, विद्यालयम निक्षा उपवनम अस्ति। विद्यालयम निक्षा उपवनम अस्ति। इसमें क्या है, विद्यालयम निक्षा उपवनम अस्ति में क्या है कि विद्यालय के समीप जो है उपवनम अस्ति, उपवन है, निक्षा माने समीप। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि निक्षा को हम निकट या समीप के रूप में भी, जो पद है हमारा उसके अर्थ भी हमारा निक्षा या का अर्थ जो है समीप या निकट के रूप में प्रयोग किया जाता है। विद्यालयम विद्यालय के, निक्षा माने समीप या निकट, उपवनम अस्ति विद्यालय के समीप जो है उपवन है। तो इसमें क्या है कि अभिता परिता समया निक्षा हा प्रति, इन पदों में क्या है कि कर्म कारक और द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रति, प्रति में हम ले लेते हैं, सीता रामम प्रति अपश्यत। प्रति का हम एक उदाहरण देख लेते हैं। इसमें क्या होगा, सीता रामम प्रति अपश्यत। इसमें क्या हो जाएगा, सीता ने राम की तरफ देखा, अपश्यत यानी कि देखा। इसमें क्या होगा, प्रति, प्रति यानी कि और, तो सीता ने राम की ओर देखा। तो इसमें क्या होगा, इसमें हमने क्या किया कि प्रति का प्रयोग, प्रति पद का प्रयोग किया, तो यानी कि इसमें कर्म कारक द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। द्वितीय विभक्ति का जब हम प्रयोग करते हैं तो द्वितीय विभक्ति यानी कि कर्म कारक के अंतर्गत जिन जिन पदों का प्रयोग किया जाता है उसमें सबसे पहले मैंने बताया आपको कि 16 धातुएं होनी चाहिए, जिसमें मैंने आपको कल बताया था ध्रुव, याच, पच, रुद्र, प्रच, ची, भ्रू, सास, जी, मथ, मुस, क्रम, इष्याद, मंथ, नी, ह्री, कृश, वह,
इन धातुओं में क्या होता है, कर्म कारक द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। साथ ही जिन पदार्थों के द्वारा कर्ता के चाहने पर कार्य किया जाता है, यानी कि जहाँ पर क्रिया जो है कर्ता के ऊपर डिपेंड रहती है, उसमें भी कर्म कारक होता है। नेक्स्ट जो है, जहाँ पर अधि उपसर्ग पूर्वक सिंह, स्था या आस धातु का प्रयोग होता है, वहां पर भी कर्म कारक यानी कि द्वितीय विभक्ति होती है। साथ ही अमृतः, परिता, समया, निक्षा, ह्रा, प्रति, इन पदों में भी कर्म कारक द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो द्वितीय विभक्ति में हमें सबसे ज्यादा इस चीज का ध्यान रखना था कि द्वितीय विभक्ति का जो हमारा चिन्ह होता है वो क्या होता है, वो होता है कर्म। कारक कौन सा होगा, कर्म, और चिन्ह होगा हमारा को। तो इसमें क्या है, कर्म कारक हो गया, चिन्ह हमारा हो गया को, और विभक्ति कौन सी हो गई, द्वितीय। हमें इस चीज को ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ पर मैंने बताया सीता ने राम की ओर देखा, तो यहाँ पर रामम में क्या हो गया, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। प्रति और के लिए हो गया, अपश्यत माने देखा। तो कर्म कारक के का जो हमारा चिन्ह होता है, यानी कि द्वितीय विभक्ति का जो चिन्ह होता है वो हमारा को होता है। जैसे कर्ता ने कर्म को, जब मैंने आपको चिन्ह समझाए थे तो उसमें बताया था कि कर्ता में जो हमारा होता है का चिन्ह जो होता है ने होता है, और कर्म में जो हमारा चिन्ह होता है वो को होता है। तो इस प्रकार से छात्रों, कर्म कारक के अंतर्गत हमें अपने सुबंत ध्यान रखने हैं कि कर्म कारक के अंतर्गत द्वितीय विभक्ति में किस किस सुबंत का प्रयोग करना है। द्वितीय विभक्ति कर्म कारक के अंतर्गत हमारे आ जाएंगे, द्वितीय विभक्ति में क्या है, अम, ओट और सस। इसी प्रकार से कर्म हमारा हो गया और चिन्ह हमारा हो गया को, और द्वितीय विभक्ति में इन चीजों का हमें ध्यान रखकर ही संस्कृत का हिंदी से अनुवाद करना सीखना है। इसी से हमें पता चलता है कि इस जो पद है या जो वाक्य है इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो छात्रों, अब नेक्स्ट हमारी आती है करण कारक तृतीय विभक्ति। इसके विषय में चर्चा हम कल करेंगे। तो छात्रों, आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही सब्सक्राइबर के पास में जो बेल आइकन यानी कि घंटी का निशान बना हुआ उसे दबाना भी ना भूले, क्योंकि घंटी का निशान दबाने से नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद।